कहते हैं नेकी का फल मीठा होता है, पर मेरे साथ जो हुआ उसने इंसानियत से मेरा भरोसा ही उठा दिया। एक बूढ़े भिखारी की मदद करना मुझे इतना भारी पड़ेगा, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। उस भिखारी ने मरते मरते मेरे हाथ में एक ऐसी चाबी थमाई जिसने मेरी आलीशान बंगले के उस बंद कमरे का दरवाजा खोल दिया, जहाँ मेरी सास की लाश 20 साल से इंसाफ मांग रही थी, और कातिल कोई और नहीं बल्कि वो शख्स था जिसे मैं भगवान मानती थी। ये कहानी है रोंगटे खड़े कर देने वाली। तो दोस्तों, कृपया कहानी आगे सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शहर के पॉश इलाके सिल्वर हाइट्स में रहने वाली गरिमा एक बहुत ही दयालु और शांत स्वभाव की महिला थी। उसके पति समीर शहर के जाने माने बिजनेसमैन थे। गरिमा का नियम था कि वह रोज सुबह अपने गेट पर आने वाले हर जरूरतमंद को खाना और कुछ पैसे देती थी, लेकिन पिछले 1 महीने से एक अजीब सा भिखारी उसके घर के चक्कर लगा रहा था। उस भिखारी का हुलिया बहुत डरावना था। फटे हुए काले चीथड़े, उलझे हुए सफेद बाल और आंखों में एक अजीब सी चमक, जैसे वह आंखों में कोई पुराना हिसाब मांग रहा है। वह कभी कुछ बोलता नहीं था, बस गरिमा के हाथ से रोटी लेता और एक अजीब सी मुस्कुराहट लेकर चला जाता। एक दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी। गरिमा ने देखा कि वह भिखारी ठंड से कांपते हुए उसके गेट के पास खड़ा है। गरिमा का दिल पसीज गया। उसने उसे अंदर बुलाया और गर्म चाय और खाना दिया। उस दिन पहली बार उस भिखारी ने अपना मुंह खोला। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे पुरानी लकड़ियां टूट रही हो। उसने कहा, बेटी, इस दुनिया में कोई किसी का मुफ्त में कुछ नहीं देता। तूने मुझे 1 महीने से रोटी खिलाई है, आज मैं तुझे अपनी सबसे कीमती चीज इनाम में दे रहा हूँ। भिखारी ने अपने गंदे झोले से एक मखमली काली पोटली निकाली। पोटली को देखते ही गरिमा को एक अजीब सी घबराहट हुई। भिखारी के पोटली गरिमा के हाथ में रखी और कहा, इसे संभाल कर रखना, ये तुम्हारी किस्मत के बंद दरवाजे खोल देगी। लेकिन याद रखना, जिस दिन उस पोटली का सच बाहर आया, उस दिन तुम्हारी रूह भी कांप उठेगी। भिखारी इतना कहकर बारिश में गायब हो गया। गरिमा बूत बनी खड़ी रही। उसने डरते हुए पोटली खोली तो उसके अंदर सोने या चांदी का सिक्का नहीं था, बल्कि उसके अंदर एक पुरानी जंग लगी चाबी और एक छोटी सी डायरी का फटा हुआ पन्ना था। उस पन्ने पर खून जैसे लाल स्याही से बस एक पिता लिखा था, पुराना बंगला नंबर 40, काली पहाड़ी। गरिमा का सिर चकराने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक भिखारी के पास एक आलीशान चाबी का क्या काम, और वो पता, वो तो उसी घर का था जहां समीर का बचपन बीता था और जिसे समीर ने सालों पहले शापित कहकर बंद करवा दिया था। उसी रात जब समीर घर लौटा तो गरिमा ने उसे वो चाबी दिखाई। चाबी देखते ही समीर के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे और गुस्से में उसने वो चाबी खिड़की से बाहर फेंक दी। उसने चिल्लाकर कहा, दोबारा इस घर में उस पुरानी हवेली का नाम मत लेना। वो घर हमारे खानदान का वो काला सच है जिसे मैंने दफन कर दिया है। समीर का इतना डरना गरिमा को खटक गया। उसे लगा कि उस भिखारी ने उसे भीख में मौत का कोई ऐसा सामान दे दिया है जिसकी जड़ें उसके अपने ही घर के किसी पुराने कत्ल या रात से जुड़ी है। तभी गरिमा के फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। मैसेज खुलते ही गरिमा की चीख निकल गई। स्क्रीन पर उसी भिखारी की लाश की फोटो थी और नीचे लिखा था, अगला नंबर तुम्हारा है क्योंकि तुमने वो चाबी हाथ में ले ली है। भिखारी की मौत वाली फोटो देखकर गरिमा के हाथ से फोन छूट गया। पूरी रात वह सो नहीं पाई। समीर बगल के कमरे में था, लेकिन उसका व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। वह बार बार किसी से फोन पर फुसफुसाकर बात कर रहा था और जैसे ही गरिमा पास आती वह फोन काट देता। अगली सुबह समीर काम के बहाने जल्दी निकल गया। गरिमा ने मौका पाकर वो चाबी ढूंढ निकाली जो समीर ने कल रात खिड़की से बाहर फेंकी थी। खुशनसीबी से वह चाबी बगीचे की घास में पड़ी थी। चाबी के साथ उस पुराने फटे पन्ने पर लिखा पता उसे बार बार पुकार रहा था, पुराना बंगला नंबर 40। गरिमा ने तय किया कि वह खुद उस बंगले पर जाएगी। उसने एक टैक्सी ली और शहर से दूर काली पहाड़ी की तरफ निकल पड़ी। जैसे जैसे टैक्सी ऊपर चढ़ रही थी, रास्ता सुनसान और डरावना होता जा रहा था। टैक्सी वाले ने एक जगह गाड़ी रोक दी और कहा, मैडम, इससे आगे मैं नहीं जा सकता। लोग कहते इस बंगले में कदम रखने वाला कभी चैन से नहीं सो पाता। गरिमा पैदल ही आगे बढ़ी। सामने एक विशाल खंडहर हो चुका बंगला खड़ा था। लोहे के भारी गेट पर वह जंग लगी जंजीर थी जो उस चाबी से खुल सकती थी। गरिमा ने कांपते हाथों से चाबी लगाई और एक भारी आवाज के साथ गेट
खुला। अंदर कदम रखते ही उसे पुरानी धूल और नमी की गंध आई। दीवार पर समीर के बचपन की कुछ पुरानी तस्वीर लगी थी, लेकिन एक तस्वीर को काली स्याही से पूरी तरह से पोत दिया गया था। वह तस्वीर समीर की माँ की थी, जिसके बारे में समीर ने हमेशा कहा था कि उनकी मौत एक बीमारी से हुई थी। तभी गरिमा की नजर सीढ़ियों के नीचे बने एक छोटे से तहखाने पर पड़ी। चाबी वहां भी लग गई। अंदर का नजारा देखकर गरिमा की रूह कांप गई। वह कोई तहखाना नहीं बल्कि एक आलीशान कमरे जैसा सजाया गया था। वहां एक पुराना झूला था, कुछ खिलौने थे और एक दीवार पर खून से बड़े बड़े अक्षर में लिखा था, समीर तुमने मेरा सच छुपाया पर मौत कभी नहीं छुपती। गरिमा को वहां एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के पन्ने पलटे पर पता चला कि वह उस भिखारी की थी जिसका नाम राघव था। राघव कोई मामूली भिखारी नहीं बल्कि समीर के पिता का सबसे वफादार मुनीम था। डायरी में लिखा था कि समीर की मां की मौत बीमारी से नहीं हुई थी, बल्कि उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ था, जिसमें समीर के पिता और खुद समीर का हाथ था। अभी गरिमा डायरी पढ़ ही रही थी कि ऊपर से भारी कदमों की आवाज आई। कोई बंगले के अंदर दाखिल हुआ था। गरिमा ने जल्दी से डायरी अपने बैग में डाली और एक पुरानी अलमारी के पीछे छिप गई। बाहर से समीर का आवाज आई, कहाँ है वो भिखारी? मुझे पता है उसने गरिमा को वो चाबी दी है। अगर राज बाहर आया तो मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तभी एक दूसरी भारी आवाज आई, साहब भिखारी का तो काम तमाम हो कर दिया है, पर आपकी पत्नी आज सुबह यहाँ आई है। उसकी टैक्सी का पीछा करते हुए हम यहाँ तक पहुंचे हैं। वह इसी बंगले के अंदर है। गरिमा की सांसें थम गई। समीर उसे ढूंढने नहीं बल्कि चुप कराने आया था। समीर के साथ वही ड्राइवर था जिसने शायद उस भिखारी को मारा था। गरिमा को समझ आ गया कि जिस समीर को वह एक सीधा साधा बिजनेसमैन समझती है, उसके पीछे एक सातिर कातिल छिपा है। अचानक समीर के हाथ की टॉर्च की रोशनी उसी अलमारी पर पड़ी जिसके पीछे गरिमा छिपी थी। समीर धीरे धीरे अलमारी की तरफ बढ़ने लगा। उसके हाथ वो भारी लोहे की रॉड थी। गरिमा का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे डर था कि समीर उसकी धड़कनें न सुन ले। तभी तहखाने के दूसरे कोने में एक भारी चीज गिरने की आवाज आई। समीर और उसका आदमी उधर लपके। गरिमा को भागने का मौका मिल गया। वह पागलों की तरह सीढ़ियों की तरफ दौड़ी, लेकिन जैसे ही वो मुख्य द्वार पर पहुंची उसने देखा कि गेट बाहर से बंद कर दिया गया था। तभी उसे खिड़की के पास वही काला साया दिखा जो उस भिखारी का था। क्या वो भिखारी जिंदा था या कोई और था जो समीर के पापों का हिसाब लेने आया था? खिड़की पर एक और पर्चा चिपका था जिस पर लिखा था, भीख में मिली मौत अब समीर के गले का फंदा बनेगी। बंगले के मुख्य द्वार पर बाहर से बंद पाकर गरिमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। पीछे समीर के भारी कदमों की आवाज नजदीक आ रही थी। वह भागकर रसोई की तरफ गई और वहां एक रखे छोटे से सर्विस लिफ्ट, खाना ऊपर नीचे ले जाने वाला छोटा रास्ता में खुद को किसी तरफ छुपा लिया। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे अभी बाहर आ जाएगा। समीर तहखाने से ऊपर आया। उसके चेहरे पर अब वो प्यार भरा मुखौटा नहीं था। वह चिल्लाया, गरिमा बाहर आ जाओ, मुझे पता है तुम यही हो। उस भिखारी की बातों में आकर तुमने अपनी हंसती खेलती जिंदगी को दांव पर लगा दिया है। वो डायरी मुझे दे दो और हम सब भूल जाएंगे। समीर के साथ खड़े उस आदमी ने कहा, साहब अगर उसने वो आखिरी पन्ना पढ़ लिया तो पुलिस हमें नहीं छोड़ेगी। गरिमा ने लिफ्ट के अंदर दुबके हुए उस डायरी को फिर से खोला। उसने वो पन्ना ढूंढा जो मुड़ा हुआ था। उस पर जो लिखा था उसे पढ़कर गरिमा के मुंह से चीख निकलने वाली थी, जिसे उसने अपने हाथों से दबा लिया। डायरी में लिखा था कि समीर की मां की मौत बीमारी से नहीं हुई थी, बल्कि उसे समीर के पिता ने एक भारी बीमे की रकम हड़पने के लिए जहर दिया था। और सबसे खौफनाक बात यह थी कि 10 साल का समीर उस वक्त अपनी मां के कमरे के बाहर खड़ा यह सब देख रहा था। उसने अपने पिता को रोकने के बजाय इस सच को छुपाने का सौदा किया था। तभी लिफ्ट का दरवाजा अचानक झटके से खुला। समीर का वो आदमी सामने खड़ा था। उसने गरिमा के बाल पकड़े और उसे बाहर घसीटा। गरिमा गिर पड़ी। उसने बैग और डायरी दूर जाकर गिर गया। समीर धीरे धीरे चलकर उसके पास आया और नीचे झुककर डायरी उठा ली। उसने पन्ने पलटे और वही आखिरी पन्ना फाड़ कर जेब में रख लिया। वह ठंडी आवाज में बोला, तुमने इसे पढ़ लिया ना गरिमा? मुझे डर था कि तुम यहाँ तक पहुंच जाओगी। वो भिखारी राघव, उसने मेरे पिता का ये राज 20 साल से छुपाया था, लेकिन उससे लालच में आकर मुझसे और पैसे मांगे, इसलिए उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। गरिमा रोती हुई बोली, तुम इतने गिर सकते हो समीर? अपनी सगी माँ के कातिल के साथ तुमने हाथ मिलाया और उस बूढ़े को भी मार डाला जिसने तुम्हें बचपन से संभाला था। समीर मुस्कुराया। इस दुनिया में सच से बड़ा कोई भगवान नहीं होता
और राज से बड़ी कोई दौलत नहीं। अब जब तुम इस राज का हिस्सा बन गई हो तो तुम्हें भी वही सजा मिलेगी जो राघव को मिली। समीर ने अपने आदमी को इशारा किया। उसने एक रस्सी निकाली और गरिमा के हाथ पैर बांधने लगा। समीर ने बंगले की खिड़की से बाहर देखा जहां काली पहाड़ियों पर बिजली कड़क रही थी। उसने कहा, इसे उसी तहखाने में ले जाओ जहां मेरी माँ ने आखिरी सांस ली थी। आज रात इस बंगले में एक और एक्सीडेंट होगा और कल शहर की खबर में आएगा कि बिजनेस टाइकून समीर की पत्नी ने खंडहर बंगले में आकर खुदकुशी कर ली। जैसे ही वो आदमी गरिमा को खींचकर तहखाने की ओर ले जाने लगा, अचानक पूरे बंगले की लाइट चली गई। अंधेरे में साए साए की आवाज गूंजी। समीर की टॉर्च की रोशनी सीढ़ी पर पड़ी जहां वह काली पोटली रखी थी जो गरिमा को भिखारी ने दी थी। पोटली के पास एक परछाई गुजरी। समीर का आदमी डर के मारे चिल्लाया, साहब कोई है यहाँ। तभी अंधेरे में एक खौफनाक आवाज आई, समीर भीख में सिर्फ मौत नहीं मिलती, कभी कभी इंसाफ भी मिलता है। समीर ने घबराकर अपनी रिवॉल्वर निकाली और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगा। गोलियों की गूंज में समीर ने अपनी रस्सी खोलने की कोशिश की। अचानक एक हाथ ने गरिमा का कंधा छुआ। गरिमा डर के मारे पीछे हटी, पर उस साय ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। वो आवाज जानी पहचानी थी। क्या वो राघव था या कोई और जो समीर के गुनाहों का कच्चा चिट्ठा लेकर बैठा था? उधर समीर पागलों की तरह अंधेरे में चिल्ला रहा था और तभी बंगले के गेट पर पुलिस की गाड़ियों के सायरन सुनाई दिए। लेकिन समीर के चेहरे पर डर के बजाय एक शैतानी मुस्कान आई। उसने कहा, पुलिस को मैंने ही बुलाया है गरिमा, तुम्हारी लाश दिखाने के लिए। आखिर उस अंधेरे में गरिमा की मदद कौन कर रहा था? क्या समीर ये खौफनाक प्लान कामयाब होगा या उस काली पोटली का असली राज समीर को सलाखों के पीछे पहुंचाएगा? अंधेरे में जिस हाथ ने गरिमा का मुंह दबाया था उसने फुसफुसाते हुए कहा, चुप रहो बिटिया, मैं पुलिस का मुखबिर हूँ। राघव ने मरने से पहले मुझे सब बता दिया था। गरिमा ने देखा कि वह टैक्सी वाला ही था जो उसे यहाँ छोड़कर गया था। उसने चुपके से गरिमा की रस्सियां काट दी। उधर समीर बाहर खड़ा पुलिस का इंतजार कर रहा था। उसे पूरा यकीन था कि वह गरिमा को पागल साबित कर देगा या उसे अपनी माँ की तरह रास्ते से हटा देगा। तभी पुलिस की गाड़ियां रुकी और इंस्पेक्टर चड्ढा बाहर निकले। समीर ने चेहरे पर झूठे आंसू लाते हुए कहा, साहब शुक्र है आप आ गए। मेरी पत्नी वो सदमे में इस पुराने बंगले में आ गई है, वह अपनी जान भी ले सकती है। इंस्पेक्टर चड्ढा मुस्कुराए और बोले, समीर जी, हम यहाँ आपकी पत्नी के लिए नहीं बल्कि उस काली पोटली के लिए आए हैं जो राघव ने आपको नहीं बल्कि हमें भेजने के लिए दी थी। समीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी गरिमा तहखाने से बाहर आई। उसके हाथ में उस पुरानी डायरी का वो फटा हुआ पन्ना नहीं बल्कि वह काली पोटली थी। समीर चिल्लाया, उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ एक पुरानी चाबी है। गरिमा ने कांपते हाथों से उस पोटली की तह खोली। उसमें से एक छोटा सा डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर निकला। इंस्पेक्टर ने उसे चालू किया। पूरे बंगले में समीर की दहाड़े गूंज उठी। राघव, तुमने मेरे बाप का साथ दिया था पर अब तुम ज्यादा पैसे मांग रहे हो। अगर तुमने वो 20 साल पुराना इंश्योरेंस वाला राज किसी को बताया तो मैं तुम्हें भी अपनी माँ के पास भेज दूंगा। यह रिकॉर्डिंग उस दिन की थी जब राघव भिखारी बनकर समीर के ऑफिस गया था। राघव को पता था कि समीर उसे मार डालेगा, इसलिए उसने अपनी मौत से पहले ही अपनी भीख में मौत नहीं बल्कि समीर की तबाही का सामान रख दिया था। समीर के भागने की कोशिश की पर पुलिस ने उसे दबोच लिया। उस आदमी ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। समीर के कहने पर भी उसने राघव की गाड़ी से कुचला था। जैसे ही पुलिस समीर को ले जाने लगी, गरिमा ने उसे रोका और कहा, समीर, तुमने कहा था कि राज से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। देखो आज उसी राज ने तुम्हें सड़क पर लाकर खड़ा किया। राघव ने मुझे भीख में मौत नहीं बल्कि तुम्हारी असलियत दी थी। समीर की आंखों में अब नफरत नहीं, सिर्फ हार का खौफ था। वह घसीटते हुए ले जाया गया। बंगले में अब सन्नाटा था। गरिमा ने अपनी सास को इंसाफ दिला दिया था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी कोई भी कहानी आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।